हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में जाना। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ा था, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन चुनौतियों के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे देशी रियासतों के बारे में कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन देशी रियासतों को किस तरह से भारत में विलय किया जाए, किस तरह से भारत में उसे बनाया जा सके। तो वो सबसे बड़ी समस्या मिलाया जा सके, ये समस्या। ठीक है बच्चों, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में 562 रियासतें थी। जिस समय देश आज़ाद हुआ अंग्रेजी सरकार ने इन रियासतों को कानूनी रूप प्रदान कर दिया था। ये कह दिया था कि अब इनकी मर्जी है, वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, या चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। क्या हुआ, आज़ादी के तुरंत बाद इन रियासतों ने अपने तेवर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इन्होंने संविधान सभा में भी भागीदारी लेने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में के जो नेता थे, उन्होंने जो सपने संजोए थे उनका साकार होना बहुत असंभव हो गया था। वो ये चाहते थे कि किस तरह की रियासतों का भारत में विलय किया जाए और एक अखंड भारत बनाया जाए। तो इन रियासतों के प्रति जो सरकार की दृष्टिकोण थी वो क्या थे? पहला है रियासतों के एकीकरण का प्रथम चरण। ठीक है, इसमें क्या था बच्चों, भारत सरकार का रियासतों के प्रति ये दृष्टिकोण था कि वे सभी भारतीय संघ में शामिल हो जाए। इसमें शामिल हो जाए, भारतीय संघ में शामिल हो जाए। ऐसा विचार था कि वो जो जितनी भी रियासतें हैं वो भारतीय संघ में शामिल हो जाएं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने रियासतों से बातचीत करने के लिए एक वार्ता कमेटी का गठन किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस कमेटी का अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। पंडित नेहरू ने सर्व भारतीय रियासतों के लोगों की एक कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हुए कहा कि जो रियासतें संविधान सभा में भाग नहीं लेंगी उन्हें देश विरोधी माना जाएगा। इस पर कुछ रियासतों ने संविधान सभा में शामिल होना के लिए राजी हो गई और 25 जून 1947 को अंतरिम सरकार ने रियासतों के मंत्रालय की स्थापना कर सरदार पटेल को इसका मंत्री नियुक्त कर दिया। ठीक है, और श्री वीपी मेनन को इस विभाग का सचिव बनाया गया और सरदार पटेल ने अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए इन रियासतों से बातचीत शुरू की और उनके प्रयत्नों के कारण कई रियासतों ने तो भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने रियासतों के शासकों को 3 विषयों पर, जो रियासत के शासक थे उनको 3 विषयों पर, कौन से विषय थे? सुरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार संबंधी विषयों में भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी हुए। और इस प्रकार जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर भारत के साथ लगने वाली सभी रियासतों ने प्रवेश पत्र और विराम समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। समझ में आ गया ना प्रथम चरण कि क्या था? कि इन्होंने क्या किया कि रियासतों को ये कहा कि अगर इस संविधान सभा में भाग नहीं लेती है तो इन्हें देश विरोधी माना जाएगा। और सरदार पटेल को एक मंत्रालय, जो रियासतों का के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की गई और इसमें सरदार पटेल को इसका मुखिया बनाया गया। इसके साथ साथ श्री वीपी मेनन को भी इस विभाग का सचिव बनाया गया। और इन रियासतों में उनके प्रयासों से कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। इनको 3 विषयों पर, कौन से विषय थे वो? सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार जैसे मामलों में भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी।
जो रियासतें शामिल नहीं हुई थी उनमें सबसे पहले थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एकीकरण का दूसरा चरण। एकीकरण के दूसरे चरण में क्या हुआ, रियासतों के एकीकरण के दूसरा चरण जो था ना वो थोड़ा कठिन था। क्यों? क्योंकि इसमें जो जूनागढ़ थे, हैदराबाद थे और जो कश्मीर के शासक थे उन्होंने भारत में विलय होने से मना कर दिया था। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरदार पटेल ने बहुत ही सूझबूझ का प्रमाण दिया। इन तीन रियासतों को किस तरह से भारत में शामिल किया गया इसे हम देखते हैं। सबसे पहले किया गया जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या था, जूनागढ़ जो थी काठियावाड़ की प्रमुख रियासत थी। ये चारों ओर जो भारतीय राज्यों से घिरी हुई थी। ठीक है, और इसका पाकिस्तान से भूमार्ग भी नहीं था और इस राज्य की जो 80% जनसंख्या थी वो हिंदू थी। और जूनागढ़ के जो नवाब थे वो महाबत खान थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की सलाह पर क्या किया, रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की घोषणा कर दी और पाकिस्तान ने भी इस घोषणा का अनुमोदन कर दिया। और इससे क्या हुआ, भारत सरकार को बहुत आघात पहुंचा, यानी कि उसका पाकिस्तान से कोई मांग भी नहीं चाहता था, लेकिन उसके बावजूद जो ये जूनागढ़ था वो पाकिस्तान में शामिल हो गया था। सरदार पटेल को जो ये बात थी वो अच्छी नहीं लगी। वो समझते थे कि अगर जूनागढ़ पाकिस्तान से मिल गया तो गुजरात से पहले ही सर उठाते ही सांप्रदायिक तनाव और अधिक तेज हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आपको जूनागढ़ के बारे में कि जूनागढ़ है वो काठियावाड़ क्षेत्र की एक प्रमुख रियासत थी। चारों ओर इसके भारतीय राज्य थे। जो इसके नवाब थे वो महाबत खान थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की सलाह पर पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, जिससे भारत सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित थी। क्यों चिंतित थी? उनकी चिंता भी वाजिब थी कि अगर वो जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो जाता है तो वो गुजरात में पहले से ही जो सांप्रदायिक दंगे फैले हुए हैं वो और अधिक ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो सरदार पटेल ने पाकिस्तान को इस सम्मेलन को रद्द करने के लिए कहा और वहाँ पर जनमत समझते हो ना कि मतदान करने का समय दिया। उधर जूनागढ़ की जनता ने भी इस सम्मेलन में के विरोध में विद्रोह कर दिया था इस सम्मेलन के लिए और अपने परिवार सहित धन दौलत लेकर पाकिस्तान की ओर रवाना हो गए, यानी कराची रवाना हो गए थे। भारत सरकार ने छोटी सी सेना सहित एक सिविल अधिकारी को वहाँ की बागडोर सौंप दी। बाद में सरदार पटेल वहाँ पहुँचे और उनका शानदार स्वागत किया गया। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में लोक मत करवाया गया, जिसमें पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट पड़े थे और इस प्रकार जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल कर दिया। आगे आपको समझ में नेक्स्ट आता है हैदराबाद। हैदराबाद की स्थिति जानिए। हैदराबाद भारत के केंद्र में एक विशाल राज्य था और इसकी जो जनसंख्या थी वो 1,40,00,000 थी और जिसमें लगभग 35% हिंदू थे। इसका शासक कौन था? निजाम उस्मान अली खान। कौन था? उस्मान अली खान। उस्मान अली खान था इसका नाम। और इसका कौन था? महाबत खान। ठीक है, इसका जो हैदराबाद है इसका नाम था उस्मान अली खान, निजाम उस्मान अली खान। उसका ब्रिटिश राज के साथ हमेशा एक विशेष संबंध रहा था और जो हैदराबाद की जो रियासत थी वो बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी और पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से जो आज का महाराष्ट्र है और कर्नाटक है उसमें थे, शामिल थे। इसकी क्या स्थिति थी? हैदराबाद के शासक जो थे उसको निजाम कहा जाता था और वह दुनिया के दौलतमंद लोगों में शामिल किया जाता था और निजाम ये चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दे दिया जाए। निजाम ने 1947 को नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने के लिए एक समझौता
इसी के बीच भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम में जो निजाम की जो बातचीत थी वो जारी रही। इसके लिए क्या हुआ, जन आंदोलन हुआ। इसी बीच जो हैदराबाद की रियासत के लोग थे उन्होंने निजाम के शासन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। हैदराबाद शहर एक आंदोलन का गढ़ बन गया और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे, यानी कि जो कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस थे वो इसको उसका नेतृत्व कर रहे थे। आंदोलन को देखकर निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना कर दिया। इसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी होते थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर जो हिंदू थे उनको निशाना बनाया और उन्होंने खूब लूटपाट मचाई और हत्या बलात्कार पर उतारू हो गए थे और ये जो जन आंदोलन था लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर बात आती है इसके भारतीय संघ में विलय होने की। जन आंदोलन के कारण हैदराबाद में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई और जिसके प्रति जो सरकार थी वो आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकती थी। भारतीय सरकार ने निजाम के खिलाफ सैनिक कार्यवाही की। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना ने निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए पूरे प्रयास किए और कुछ दिनों की लड़ाई के बाद निजाम ने अब आत्मसमर्पण कर दिया और निजाम के आत्मसमर्पण करते ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आती है कश्मीर समस्या। जब 14 और 15 की मध्य 1947 की मध्य रात्रि को जब ब्रिटिश भारत को भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किया गया, कब 14 और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत के दो हिस्से किए गए, कौन से, पाकिस्तान और भारत। तब मुसलमान राज्यों पर लोकप्रिय तथा निरंकुश महाराजा हरि सिंह कश्मीर व जम्मू पर शासन कर रहा था। यानी कि वहाँ का राजा उस समय कौन था, राजा हरि सिंह। उसने शायद इस आशा में भारत और पाकिस्तान से अलग रहने का निर्णय लिया कि वो अपना अलग शासन स्थापित कर लेगा और किसी भी राज्य में शामिल होने से, यानी कि पाकिस्तान और भारत में शामिल होने से उसने मना कर दिया। और समय को टालते टालते अपने महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए उसने पाकिस्तान के साथ 16 अगस्त 1947 को एक समझौता कर लिया। ऐसा ये एक समझौता उसने भारत के साथ करने का भी ठान लिया। पाकिस्तान कश्मीर को किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर हड़पने के लिए तैयार रहता था। विभाजन के तत्कालीन बाद या कुछ समय बाद ही जम्मू कश्मीर की सीमा पार से कबीले ने, जो कबीले थे, उन्होंने हरि सिंह के राज्य पर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर घाटी में लूटपाट और आगजनी शुरू हो गई क्योंकि कश्मीर ने भारत में अपना विलय नहीं किया था। अतः भारत सरकार रियासत की रक्षा के लिए वहाँ की सेनाएं भेज नहीं सकती थी। 24 अक्टूबर 1947 को 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने भारत को अपनी रियासत में विद्यमान सभी स्थितियों से अवगत करा दिया और वीपी मेनन ने 25 अक्टूबर को वहाँ पहुँचे और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने औपचारिक रूप से अपनी रियासत का भारत में विलय कर दिया। और नेशनल जो कॉन्फ्रेंस के नेता थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने रियासत में लोकतांत्रिक शासन के लिए जो संघर्ष किया था, इस कदम का उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया। यानी कि उन्होंने कश्मीर का भारत में विलय का पूर्ण समर्थन किया। और अब बात करते हैं अंतरिम प्रशासन के बारे में। किसके? कश्मीर। भारतीय सेना 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पहुंची।
क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को ही इन्होंने एक औपचारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था कश्मीर। तो 27 अक्टूबर को भारतीय सेना वहाँ पहुंची। पाकिस्तान सेना के पूर्ण समर्थन में कार्य कर रहे जो कबीले आए थे उनको वहाँ से हटाया। पाकिस्तान ने कश्मीर के प्रदेश के एक बड़े टुकड़े पर पाकिस्तानियों ने अपना अधिकार कर लिया गैर कानूनी रूप से, ठीक है। और 31 अक्टूबर को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने अपील की कि वे पाकिस्तान की इस कार्यवाही को रोके। अब बात करते हैं कि क्या हुआ इसके बाद। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया।